चलो, shall we start? कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे पहले वो चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलेगा? जस्ट अ मिनट, पहले फाइल ओपन करता हूँ। चलो बताइए कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक मैंने भी लिस्ट बनाई हुई थी कल। यस, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चेक करते हैं। इज इट राइट? ओके, चेक योर जर्नल एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, रुपीज इन थाउजेंड्स लिखे हैं यहाँ पे। मे बी आपने रुपीज इन लैक्स लिखे होंगे या फिर समथिंग एल्स। ओके, उसके अनुसार अमाउंट आता है 10,800 थाउजेंड्स, मतलब लगभग 10 लाख, नहीं 1 करोड़ 8 लैक्स। इज इट राइट? 1 करोड़ 8 लैक्स। देन डिबेंच आपने रुपीज इन थाउजेंड से लिखे है क्या? लैक्स लिखे हैं, तो अब मे बी आपने यहाँ पे लिखा होगा 108। ओके, नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20,000 एप्लीकेशन आ गए, 180 लैक्स। इज इट राइट? देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 900 lakhs, discount on issue of debenture 100 lakhs to debentures 1000 lakhs। is it right? या उल्टा बोल रहा हूं मैं? 900 lakhs आया, 9,000 into 1000 divided by 1 lakh, 90 lakhs, sorry, 90 lakhs, 10 lakhs एंड 100, ऐसा आएगा। इज इट राइट? फाइन। तो जून 9 को ये एंट्री पास करनी है आपको। उसके साथ साथ आपको लेजर अकाउंट भी पूछे थे, हैव यू ड्रॉन द लेजर अकाउंट्स, पूछा था ना क्वेश्चन में। ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, क्यों नहीं बनाया फिर? कौन से लेजर्स बनाने हैं? बैंक अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट बनाना है आपको। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके दोस्तों, तो ये अगर आपने नहीं बनाया है तो इसका सोल्यूशन आप लोग बाद में बना के चेक कर लेना मॉड्यूल से, ठीक है? चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा था होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। इज इट राइट? चलो, चेक योर एंट्रीज। आई थिंक आपने अमाउंट इन लैक्स लिखे होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 400 400। देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर 400 400। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट होगा 700 से, टू 10% डिबेंचर 600, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 100।
एंड लास्ट वन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 700 सही है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. नेक्स्ट वन वॉज क्वेश्चन नंबर 16 कपिल लिमिटेड राइट. हाँ तो यहाँ पे आंसर है स्क्रीन पे. बैंक अकाउंट डेबिट 55 lakhs टू डिबेंचर एप्लीकेशन 55 lakhs. करेक्ट है क्या? देन डिबेंचर एप्लीकेशन 55 lakhs टू 12% डिबेंचर्स 50 lakh टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 lakhs. दैट्स इट. खत्म. फाइन. उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क था. क्वेश्चन नंबर 20 आरटीपी मई 2020. चलो यही है ना क्वेश्चन. 1/5 अमाउंट राइट ऑफ करना है. दैट्स इट. इनका कैलकुलेशन आप लोग देखिएगा ही मत. अमाउंट कितना राइट ऑफ करना है हर साल? 60,000 रुपए. बात खत्म. 60,000 रुपए टोटल डिस्काउंट है. सॉरी 60,000 में से 1/5 यानी 12,000 हर साल राइट ऑफ होना चाहिए. तो इन्होंने प्रश्न क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 years. तो आपने आंसर भी ऐसे ही लिखना है. इन एवरी ईयर 12,000 विल बी रिटर्न ऑफ. अदरवाइज आप ऐसा टेबल बना के भी दिखा सकते हो. यहाँ पे हम लोग देखो अमाउंट कौन से रेशियो में बांट रहे हैं? 1:1:1:1:1:1. इज इट राइट? तो 1/5 रिटर्न ऑफ होगा. 12-12 इन्होंने अलग से कैलकुलेशन करके दिखाया. मैं बोलता हूँ अलग से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. यू जस्ट राइट अ लाइन कि एवरी ईयर 12,000 रुपीज विल बी रिटर्न ऑफ. क्लियर है दोस्तों? चलो डन. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 21. फाइन. एग्जाम क्वेश्चन है मई 2019. अंकित लिमिटेड. कितने मार्क के लिए आया था देखो क्वेश्चन ये. पहला क्वेश्चन है ना? नहीं, ए जो है वो 10 मार्क के लिए है. बी है. और क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी. 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में. ठीक है. आंसर चेक करते हैं. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 18 लाख. डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 3 लाख. दो अलग अलग दिखाए हैं. ठीक है. दोनों का टोटल 3 लाख आता है. हाँ, बात खत्म. इन्होंने दोनों कंबाइन करके दिखाया है. हम अलग अलग दिखा रहे हैं. दैट्स इट. टू 10% डिबेंचर अकाउंट 20 लाख. टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख. प्रीमियम 1 लाख का है और आपका डिस्काउंट 2 लाख का है. इज इट राइट? अलग अलग ही दिखाना बेहतर है. ओके. देन 30 जून 2018 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. मे भी आपने ये एंट्री ऐसे मारी होगी. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स 1 लाख. लेटर ऑन डिबेंचर होल्डर्स डेबिट 1 लाख टू बैंक 90,000 टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10,000. एंड लेटर ऑन आपने और एक एंट्री मारी होगी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. आपके मॉड्यूल में इस प्रकार से ही एंट्रीज है जैसे मैंने आपको सिखाई है ना, उसी प्रकार से. इस सजेस्टेड में थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है. जान दो, आप मॉड्यूल के हिसाब से लिखो. फाइनली यू विल गेट द मार्क्स. ओके. 31 दिसंबर को सेम एंट्रीज रिपीट होंगी. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख. मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान मत देना, मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो. उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 90,000 टू टीडीएस पेएबल 10,000.
एंड लेटर ऑन टीडीएस पेएबल टू बैंक 10,000 10,000। सबसे लास्ट में आपने प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख रुपए का, सॉरी 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पीएनएल को भेजा क्या? यस। और उसके साथ साथ आपने डिस्काउंट का 1/5 अमाउंट यानी 3 लाख का 1/5 यानी 2 लाख का 1/5 कितना आया? 40,000 बराबर है क्या? एंड वो 1 लाख का जो आपका प्रीमियम है उसका 1/5 यानी 20,000। तो 60,000 रुपए आपके पीएनएल के डेबिट में जाने चाहिए। तो आपने एंट्री मारी होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट 60,000 टू डिस्काउंट 40,000 टू लॉस द 20,000। इज इट राइट और नॉट? या आपने दोनों इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की कंबाइन एंट्री मार दी? हाँ तो वो भी चलेगी। आपने मे भी एंट्री मारी होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट अमाउंट होगा 2,60,000 टू इंटरेस्ट 2 लाख टू डिस्काउंट 40,000 टू लॉस 20,000 चलेगा, वो भी एंट्री चलेगा। ओके दोस्तों, फाइन। सो ऑल होमवर्क क्वेश्चंस आर चेक्ड। ओके फाइन। अब हम लोग कहां पे आए थे दोस्तों? कंसेप्ट ऑफ, हाँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके लिए हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 19। 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 आ गए सब लोग? सुविधा लिमिटेड purchased a machinery worth rupees 1,98,000 from Hemant Limited. The payment was made by issue of 12% debentures of rupees 100 each. Suvidha Limited purchased a machinery worth rupees 1,98,000 from Hemant Limited. The payment was made by issue of 12% debentures of rupees 100 each. तो दोस्तों फेस वैल्यू कितने रुपए की है? 100 रुपीज की। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। तो सबसे पहले सिचुएशन 1 लिखते हैं। जर्नल एंट्रीज बनाने हैं दोस्तों। सिचुएशन 1 लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। Situation 1, debentures are issued at par. Debentures are issued at par. चलो, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। क्या फॉर्मूला बताया था दोस्तों मैंने कल के लेक्चर में? इज इक्वल टू कंसिडरेशन पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। कंसिडरेशन पेएबल कितना है दोस्तों? 1,98,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितनी है? 100 रुपीज। तो 1,98,000 डिवाइडेड बाय 100, 1980। करेक्ट है क्या दोस्तों? 1980।
1980 डिबेंचर्स, रुपीज नहीं लिखना है, सॉरी, 1980 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each issued at par। तो बराबर देखो कितने रुपए जाएंगे, 1,98,000 रुपीज ही जाएंगे। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? चलो तो जर्नल एंट्रीज लिखे। जर्नल एंट्रीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। चलो पहली जर्नल एंट्री, क्या खरीदा है हमने? मशीनरी खरीदा है, राइट? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हेमंत लिमिटेड अकाउंट। वेरी वेरी गुड। हेमंत लिमिटेड को पैसे देने हैं, कितने रुपए देने हैं? 1,98,000, 1,98,000 being machinery purchased, and money due, being machinery purchased and money due. Number 2, number 2, अब हेमंत लिमिटेड को पैसे कैसे देंगे? हेमंत लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 1980 डिबेंचर्स इंटू रुपीज 100 इच। इशू प्राइस भी 100 ही है, बराबर है ना? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 1,98,000, 1,98,000। डू यू ऑल एग्री विद दिस माय फ्रेंड्स? फाइन। नरेशन क्या लिखेंगे? कंसिडरेशन सेटल्ड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंसिडरेशन सेटल्ड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। करेक्ट है क्या दोस्तों? नंबर 3 हो गया ना? दैट्स इट। सिचुएशन, टू, क्या है सिचुएशन 2? देखो जरा, डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। डिबेंचर्स आर issued at 10% discount, meaning agreed issue price is ₹90 पर डिबेंचर। मतलब ये दो कंपनियां हैं, इन्होंने एग्री किया है कि आपका एक डिबेंचर कितने रुपए का डिसाइड करना है? 90 रुपीज का। Therefore, number of debentures to be issued is equal to 1,98,000 divided by
90 रुपीज करना है दोस्तों। देखो नंबर ऑफ डिबेंचर ज्यादा इशू करने पड़ेंगे अभी आपको। पिछले केस में आप 1980 डिबेंचर इशू कर रहे थे, बट आपका इशू प्राइस 90 रुपीज डिसाइड हो जाने के कारण अब आपको 2200 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो लिखेंगे 2200 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इच, फेस वैल्यू 100 है ना, इशूड एट हाउ मच, 90 रुपीज। करेक्ट है कि नहीं? चलो जर्नल एंट्रीज लिखे, फिर से फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं जर्नल एंट्रीज का। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। नंबर 1, shall we start? बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या खरीदा है? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 1,98,000 टू हेमंत लिमिटेड अकाउंट, 1,98,000 being machinery purchased। नंबर 2, अब हेमंत लिमिटेड को पेमेंट कितने का करना है? हेमंत लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,98,000। दिस टाइम यू आर इशूइंग डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट। कैलकुलेशन यहां पे दिखाएंगे, 2200 डिबेंचर इंटू 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो आप लोग, तो 22,000 रुपीज विल बी डेबिटेड एज अ लॉस। टू मतलब 1,98,000 के बदले आप कितने रुपए की लाइबिलिटी रेज कर रहे हो? 2200 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इच, तो 2,20,000 रुपए दे रहे हो एक प्रकार से। 198 को सेटल करने के लिए आप कितने की डिबेंचर दे रहे हो? 2,20,000 के। तो 22,000 का जो नुकसान हो गया वो आपको डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना है। टू 12% debentures account, because you know debentures are always to be credited at face value। तो 2200 debentures of rupees 100 each, 2,20,000। तो 198 को सेटल डाउन करने के लिए आप 2,20,000 के डिबेंचर इशू करोगे, तो आपको 22,000 का नुकसान होगा जो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देना। आई बात समझ में? फाइन। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट सेटल्ड by issuing debentures, amount settled by issuing debentures। Do you all agree with this? चलो आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन 3, करोगे क्या?
सिचुएशन 3, कैन यू सॉल्व? क्या लिखेंगे सिचुएशन 3 का नाम? डिबेंचर्स इशूड एट 10% प्रीमियम. Debentures issued at 10% premium. चलो solve that situation.
चलो, तो कितने शेयर्स इशू करने पड़े? 1800 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, बराबर है ना? तो अपने एंट्री मारी होगी, सेकेंड एंट्री बताता हूँ। हेमंत लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू 12% डिबेंचर्स 1,80,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 18,000. डन. This question is over. Now write down next title, issue of debentures, issue of debentures for a consideration, sorry, wait a minute, issue of debentures as a collateral security लिखना, as a collateral security. नेक्स्ट लाइन पे लिखना मीनिंग ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी. मीनिंग ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी डैश करके लिखो. सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी, सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी secondary or supporting security given in addition to primary security, given in addition to primary security by a company to the banker, by a company to the banker. By a company to the banker. एक एग्जाम्पल लिखना. सपोज कंपनी XYZ suppose company XYZ has taken a loan from SBI of rupees 10 crore, of rupees 10 crore. For this loan, company has given all plant and machinery as primary security. सिक्योरिटी शब्द का अर्थ समझते हो क्या? कंपनी के पास जितने भी प्लांट एंड मशीनरीज है वो अब उसके ऊपर किसका अधिकार रहेगा? बैंक का. और इसका चार्ज भी क्रिएट किया होगा आरओसी के साथ. आरओसी ने ये रिकॉर्ड किया होगा कि ये सारे प्लांट एंड मशीनरी अब किसको बिलोंग करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, अप टू द अमाउंट ऑफ 10 करोड़ प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जो भी कुछ भी है. आर यू गेटिंग इट और नॉट?
तो ये प्राइमरी सिक्योरिटी हुआ। इन एडिशन as a collateral security, as a collateral security, company has promised to issue company has promised to issue debentures worth rupees 10 crore if company doesn't pay loan amount. आपको सिचुएशन समझ में आया? लैंड सॉरी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी हमने दे ही रखी है। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन जिसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। बट हम कोलेट्रल सिक्योरिटी में क्या प्रॉमिस कर बैठे हैं, अगर ये लोन 10 करोड़ का पे नहीं होता है तो हम लोग हमारे कंपनी के कितने रुपए के 10 करोड़ के डिबेंचर्स आपको इशू कर देंगे। अब ऐसा क्यों करती है बैंक, ऐसा लिख के क्यों लेती है? क्योंकि देखो डिबेंचर होल्डर्स का प्रिज्यूम्ड चार्ज होता है ओवर ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी। प्लांट एंड मशीनरी छोड़ के बाकी सारे एसेट्स भी है ना, उसके ऊपर डिबेंचर होल्डर्स का अधिकार होता है। ठीक है ना? तो जब सच में मान लो कंपनी डूब जाती है और पेमेंट करने का समय आता है तो सबसे पहले पेमेंट किसको हो जाता है? डिबेंचर होल्डर्स को। तो उस केस में बैंकर्स का नंबर उसके बाद रहेगा, क्योंकि उनकी उनकी जो प्रॉपर्टी है प्राइमरी सिक्योरिटी वो उनको मिल जाएगी। लेकिन मान लो उसका वैल्यूएशन 5 करोड़ आया, 4 करोड़ आया, तो बैंक के कुछ पैसे अनपेड रह सकते हैं, तो वो अनसिक्योर्ड में चले जाते हैं। तो वो अनसिक्योर्ड में ना जाए इसलिए बैंक ऐसा कमिटमेंट लिखवा के लेती है। मतलब राइट नाउ हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं क्या? क्या कंपनी अभी डिबेंचर इशू कर रही है क्या? नहीं, कंपनी बस एक प्रॉमिस लिख के दे रही है कि हाँ हम फ्यूचर में लोन अगर रिपे नहीं होता है तो डिबेंचर इशू करेंगे, एंड ये एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया है हमने। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऐसा अगर प्रॉमिस हमने किया तो आप बताओ क्या करना है? दिमाग लगाओ। आपने अभी कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, बस बैंक को लिख के दिया है कि हमने आपको अगर लोन का पैसा लौटाया नहीं तो हम आपका लोन चुकाने के लिए हम हमारे कंपनी के क्या कर देंगे? डिबेंचर इशू कर देंगे। देखो हमें उस केस में भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले भी वो लाइबिलिटी हुआ करता था बैंक लोन नाम से, अब वो बैंक लोन आके बैठ जाएगा डिबेंचर्स में। लेकिन इससे बैंक को फायदा होता है। क्या फायदा होता है बैंक को? बैंक का नंबर अप हो जाता है पेमेंट के सीक्वेंस में, इसलिए बैंक ऐसा लिख के लेती है। पहले भी उन्होंने लोन दिया था, अब भी इन्होंने डिबेंचर के नाम से पैसे दिए हैं, ऐसा दिख जाएगा। यानी बैंक के लिए वो वैसे भी एसेट ही है, लेकिन बैंक की कैटेगरी चेंज हो जाती है। अनसिक्योर्ड से वो कौन से कैटेगरी में आ जाते हैं? सिक्योर्ड वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। सवाल यह है कि एज अ कंपनी हमें इस ट्रांजैक्शन का, ये कोलेट्रल सिक्योरिटी में हमने डिबेंचर इशू करने का जो प्रॉमिस किया है, इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैसे करना है बुक्स में? अभी तो कोई डिबेंचर इशू ही नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 अकाउंटिंग ही मत करो, बस नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नीचे लिख दो कि हाँ इतने इतने डिबेंचर्स हमने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू की है। नहीं तो एक एंट्री ऐसी मारो जिसमें एक एसेट भी दिखाओ और एक लाइबिलिटी भी दिखाओ। क्या चक्कर है देखते हैं। आई होप आपको यहाँ पे एटलीस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब समझ में आया। तो लिखेंगे इन द अबव एग्जांपल, in the above example, debentures are not actually issued. Debentures are not actually
issued. But company is giving a promise to issue it in case loan amount is not paid. ऐसा एरो करके लिखना अगले लाइन पे. हाउ टू रिकॉर्ड this transaction in books. Two options. Very easy part, my friends. Two options है. Option 1 and option 2. Option 1, very simple one. Don't record anything, just write a note in notes to accounts of long term borrowing. Do you remember that head? Notes to accounts of long term borrowing. Below debentures. Below debentures issued as. नोट क्या लिखना है? Collaterally secured by issue of sorry notes to accounts of long term borrowing below बैंक लोन लिखना. बिलो बैंक लोन. बैंक लोन आपका दिख रहा होगा ना लाइबिलिटी साइड में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में ही दिखेगा वो भी. जैसे डिबेंचर इशू करने के बाद आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में वो लाइबिलिटी दिखाते हो, वैसे बैंक लोन भी आपका कहाँ पे दिखेगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में. तो बैंक लोन के नीचे बस क्या लिखना है? कोलेटरली सिक्योर्ड. ये बैंक लोन जो है वो कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ debentures, whatever percentage debentures, collaterally secured by issue of percentage debentures of rupees 10 करोड़. ऐसा लोन के नीचे लिखोगे. नोट जानकारी देनी है बस, बाकी कुछ नहीं. समझा दोस्तों? ओके दोस्तों. ऑप्शन 2 पास बिलो बकवास एंट्री. बकवास को हाईलाइट करना. बकवास नहीं है, नहीं तो बाद में पूछोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस.
हिंदी में लिखो चलेगा। लिटरली इट इज अ बकवास एंट्री। क्यों सर? देखो ना, आपको पता चल जाएगा। पास बिलो एंट्री, बोलो क्या एंट्री मारनी है, मैं बताता हूं, लिखो। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, खाली पीली इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 CR टू टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। हाँ, अब यहां पे लिखो डेबिट बैलेंस ऑफ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट shall be shown on current assets, sorry, non-current assets, shall be shown on non-current asset side as other non-current assets. Debit balance in debenture suspense account shall be shown on non-current asset side as other non-current asset. ओके okay? हाँ, उसके बाद और एक एरो करके लिखना, बैलेंस इन 12% डिबेंचर्स, क्रेडिट बैलेंस है ना वो, क्रेडिट बैलेंस इन 12% डिबेंचर अकाउंट विल बी शोन इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग लाइबिलिटी साइड। दोस्तों समझा क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग लाइबिलिटी साइड। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? उतना ही अमाउंट आप लाइबिलिटी में भी दिखाओगे, उतना ही अमाउंट आप एसेट में भी दिखाओगे। मतलब ये ट्रांजैक्शन होपलेस ही है, हमने कोई डिवेंचर इश्यू वगैरह नहीं किया है, खाली पीली हम एंट्री मार के बस उसको दिखा रहे हैं बुक्स। सर जब सच में डिवेंचर इश्यू करोगे तब हम लोग ये एंट्री रिवर्स करेंगे और बाकी अपनी जो एंट्रीज पास करते हैं ना, हम आज तक पास करते आए हैं, वो वाले एंट्रीज पास करेंगे। क्लियर है क्या? फाइन। तो मोस्टली कौन सा मेथड यूज करना है हमें? पहला वाला। तो नोट लिखिएगा यहाँ पे, मोस्टली ऑप्शन 1 इज यूज्ड, mostly option 1 is used. Also read theory on पेज नंबर, कौन सा पेज है देखो, 190। तो दोस्तों आपके मॉड्यूल में ही लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड फॉलोइंग एंट्री इज रिकॉर्डेड टू इशू द टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ सच डिबेंचर, दिस एंट्री शुड बी पास। नोट देखो, the debenture suspense account will appear on the asset side of the balance sheet under other non-current assets and debenture on the liability side. When the loan is repaid, the entry is reversed in order to cancel it. Okay, mostly this method is not used. ठीक है, चलो। now come to question number 8 and 9 is pending, right? तो यहां पे लिख के रखो, और इसके साथ साथ ब्रैकेट में लिखना रिलेटेड क्वेश्चन, related question 8 and 9, 8 and 9। चलो, shall we solve question number 8? बोलो ना मित्रों, मित्रों थक गए क्या आप लोग?
नहीं, आज टर्नओवर आपका हुआ कि नहीं? अब जाके, ओके गुड, मेरा भी एक्सपेंडिचर होगा जाके। क्वेश्चन नंबर 8, आगे सब लोग। एक्स लिमिटेड ऑप्टेंस अ लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक ऑफ रुपीज 1 करोड़। कितने का लोन लिया है? 1 करोड़ का। गिविंग एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज 1 करोड़ 50 लाख ऑफ रुपीज 10 each, 14% मॉर्गेज डिबेंचर्स। तो अपने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी कितने डिबेंचर इशू करने का वादा किया है? 1 करोड़ 50 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करेंगे। 10 रुपए वाला हर एक डिबेंचर है, मतलब मेरे हिसाब से 15 लाख, बराबर बोला मैंने? 15 लाख डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 each इशू करोगे आप लोग। बट कब? जब लोन का पैसा अदा नहीं कर पाओगे तो। यानी कोलेटरल सिक्योरिटी का अर्थ पहले समझना पड़ेगा, नहीं तो लग जाओगे एंट्री मारने में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन टू। सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या? एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं दिखाता हूं आपको। इसमें आपके 2 मार्क्स जा सकते हैं अगर आप इस कंसेप्ट को हल्के में लेते हो तो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगले 2-3 क्वेश्चन हम जो सॉल्व करने वाले हैं बचे हुए, वो उसी के नेचर के हैं। बाद में दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? अभी ये करना क्या है, इसका रिकॉर्डिंग करना है। तो मेथड 1 से पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखो सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग ऑप्शन 1। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है दोस्तों? कुछ नहीं, लोन के नीचे नोट लिखना है। ऑप्शन 1 में हमें कोई एंट्री वगैरह नहीं मारनी है, बस क्या लिखना है? इन नोट्स टू अकाउंट्स, यहां पे स्क्रीन पे ध्यान दो। इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट, ये लिखना है आपको। इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, क्या हुआ इसको, वेट अ मिनट। यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। इन नोट्स टू अकाउंट्स व्हाट यू विल राइट, बिलो योर आईडीबीआई बैंक लोन। आपने लोन लिया था तो 1 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिख रही होगी आपकी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जो शेड्यूल होगा अपना, जो भी नंबर है उसका, आई होप यू आर गेटिंग इट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का शेड्यूल समझ में आ रहा है सबको? बैलेंस शीट हमने अच्छे से बनाए हैं। तो एलटीबी के शेड्यूल में ही आज तक हम डिबेंचर्स लिखते आए हैं, इफ यू रिमेंबर। ऐसे ही अगर हमने मान लो बैंक से कोई लोन लिया है जिसको हम 1 साल के बाद पे करने वाले, वो भी कहाँ पे दिखेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योर्ड लोन्स में आईडीबीआई बैंक लोन दिखेगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी दी है, इसका अर्थ प्राइमरी सिक्योरिटी भी आपने दे रखी है। इसका अर्थ प्राइमरी सिक्योरिटी भी आपने दे रखी है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। तो अभी तक आपने डिबेंचर इशू नहीं किए है, बस आप डिबेंचर इशू करने का प्रॉमिस करके आए हो। बस हमें यहाँ पे ये फैक्ट लिखना है कि ये आईडीबीआई बैंक का लोन जो है ना, वो कोलेटरली सिक्योर्ड है बाय इश्यू ऑफ 1 करोड़ 50 लाख 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। कैन यू कॉपी दिस आंसर विच इज हाईलाइटेड इन ब्लू कलर? यस। तो आपको सॉल्यूशन बनाते समय बस इतना ही लिखना है। इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस शीट इट विल बी शोन एज बिलो। हाँ बोलो, और ये आंसर कॉपी करो। छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मार्क के लिए तैयारी हो रही है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं मैं बताऊंगा आपको। इसको हल्के में मत लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फोकट के मार्क मिल रहे हैं, ले लो। फालतू का नोट लिख के मार्क लेना है।
चलो हो गया। फाइन। तो ये हुआ अपना ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो। टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन ऑफ द इलस्ट्रेशन 8, सॉल्व द क्वेश्चन बाय ऑप्शन नंबर 2। तो अब लिखिए सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 बाय ऑप्शन 2। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 बाय ऑप्शन 2। तो 8 नंबर का क्वेश्चन ही सॉल्व करना है हमें। ओके, हाँ कुछ नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे हमने डिबेंचर इशू कर दिया है, हम एक एंट्री मारना चाहते हैं। क्या एंट्री मारेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट। फालतू की एंट्री है ये, पैसा आया भी नहीं है और ना ही मुझे डिबेंचर इशू करने हैं, बट फिर भी मैं दिखाऊंगा कि मैंने डिबेंचर इशू किए हैं, दिखाना है बस, बाकी कुछ नहीं। और उतना पैसा हमारे एसेट में भी दिखा रहे हैं हम लोग सस्पेंस अकाउंट में। ये क्या हुआ? nobody uses this method. in fact इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखा भी है, student should note that the method 1 is much more logical from accounting viewpoint, therefore it is advised to follow method 1। फिर भी अगर मान लो उन्होंने बोला कि ये करो तो करो, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं ये छोड़ नहीं सकता। मैंने एक भी पॉइंट आपके मॉड्यूल में से छोड़ा नहीं है, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी कवर किए अपने बैच में। मैंने आज तक कभी भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। एक्चुअली ये छोड़ूंगा तो भी चलेगा, लेकिन कहाँ पे बैंड बजते हैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला होगा, तो वहां पे आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। एकदम आसान है यार, क्या एंट्री मारने में क्या फर्क पड़ता है? बोलो कितने की एंट्री होगी? लिखो, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्री क्या एंट्री होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ड्रॉ फॉर्मेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 1.5 करोड़, 1,50,00,000। 2, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट 1.5 करोड़। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट 1.5 करोड़। लिखा? हाँ। अब बैलेंस शीट में ये कैसे प्रेजेंटेशन होगा, उसके लिए आपको ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पढ़ के दिखाता हूँ, बाद में कॉपी कर लेना मन लगा के, ठीक है? अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का शेड्यूल देखो बच्चों, कितने का अमाउंट दिख रहा है? 2,50,00,000। कैसे बताओ? 1.5 करोड़ का वो अपना डिबेंचर का क्रेडिट बैलेंस और 1 करोड़ का अपना आईडीबीआई बैंक का लोन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, लिख लो जरूर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड लोन, आईडीबीआई बैंक लोन, ये 1 करोड़ का रेगुलर ट्रांजैक्शन है, और ये अपनी फालतू एंट्री का सेकेंड इफेक्ट। जो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कौन से अकाउंट में? 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। एंड अदर नॉन करंट एसेट में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट दिखेगा। ये अदर नॉन करंट एसेट दिखाना कहाँ पे है? एसेट साइड में 2 पार्ट होते हैं, पता है ना? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। जो आईडीबीआई बैंक का लोन लिए हो उसका 1 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस दिखेगा, ओके? और ये अदर नॉन करंट एसेट में दिखेगा शेड्यूल नंबर 2 में। कैन यू कॉपी दिस? चलो कॉपी करो, पेंडिंग नहीं रखेंगे, फटाफट कॉपी कर दो बैलेंस शीट। शेड्यूल भी बनाने हैं, कॉपी राइट डाउन फास्ट। उसके बाद एक 2 क्वेश्चंस है, वो खत्म करते हैं, फिर आप घर जा सकते हो। आपको कोई लेने वगैरह आने वाला है तो बोल दो। आज मैं जानबूझ के कौन सा टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूँ? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कल का लेक्चर कृपया करके अटेंड करना, कल ही शुरू करते हैं। आज लूंगा आधा तो बैंड बज जाएंगी बाकी सारे बच्चों की, रहने देते हैं। मैं ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा कॉपी कर लो, एक्सेप्ट ड्रॉ, आस्क को पायलट, इशू ऑफ डिबेंचर, ये चित्र, ये छोड़ के ये नोट कॉपी कर लो।
चलो आगे बढ़ते हैं. डन. हैव यू अंडरस्टूड बोथ द सिचुएशंस? मोस्टली कौन सा यूज करना है? पहला वाला. बात खत्म. तो आगे के क्वेश्चन में हम पहला वाला यूज करेंगे. अगर इंस्टीट्यूट पूछती है कि एंट्री मारो तो एंट्री मार दो, अदरवाइज फर्स्ट वाला सिचुएशन इज द बेस्ट वन. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन से बताओ. आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. 10. हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते देखो. ठीक है. दीज आर द मिक्स क्वेश्चंस. शैल वी स्टार्ट विद देम? 10, 18, 22. Okay, let's start. Company XYZ Limited, sorry, X Company Limited issued 10,000 14% debentures of a nominal value of rupees 50 lakhs as follows. तो दोस्तों ये डिबेंचर्स की क्या है? टोटल नॉमिनल वैल्यू है. अगर हम एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू 100 रुपए मानते हैं तो कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 5 लाख डिबेंचर्स, सॉरी 50,000 डिबेंचर्स. यस, बच्चों समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग 50,000 डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं. ओहो सॉरी, वेट. मानने की क्या जरूरत है? यहां पे बताया है कंपनी हैज इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू 50 लाख. तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करो. तो एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? लिख के रखो. फेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर इज इक्वल टू हाउ मच? कितना आया कैलकुलेटर पे? 500 रुपए. तो दिस टाइम रिमेंबर, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना पकड़ा हुआ है? 500. हाँ, किसको किसको डिबेंचर इशू किए देखो. 10,000 डिबेंचर में से सम डिबेंचर्स आर इशूड टू अ सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश, यानी यहां पे कंसिडरेशन हमें कैश में मिला है, लेकिन एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 25 lakhs. तो दोस्तों 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 25 lakhs, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 25 lakhs का 90% पे इशू किया. तो हमने यहाँ पे डिबेंचर इशू कितने किए हैं? बेसिकली पहले समझना यह है कि ये 25 लाख फेस वैल्यू है या मिला हुआ अमाउंट है. पढ़ो ना. टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 25 लाख. तो नॉमिनल वैल्यू है 25 लाख. तो 25 लाख की नॉमिनल वैल्यू मतलब कितने डिबेंचर्स? देखो 500 से डिवाइड करो तो 5,000 डिबेंचर्स. तो दोस्तों 5,000 डिबेंचर्स हमने लोगों को इशू किए हैं कैश में, लेकिन एक 500 रुपए का डिबेंचर हमने कितने में इशू किया? 450 रुपए में. तो 50 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया. कैश में डिस्काउंट पे इशू करते हो तो एंट्री क्या होती है आपको पता है? बोलो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट. डायरेक्ट शॉर्टकट एंट्री मारे क्या? राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज. मिक्स क्वेश्चन आएंगे ऐसे. चलो ए लिखो पहले. ए, पॉइंट नंबर ए. सीरियल नंबर वाले कॉलम में क्या लिखोगे? डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. पॉइंट नंबर ए. ए में 1, ए में 1. चलो क्या एंट्री करना है? बैंक अकाउंट डेबिट. हाउ मेनी डिबेंचर्स वी आर इशूइंग? 5,000 डिबेंचर्स into rupees 450. 22 lakh 50,000 to 14% debenture application account. $22 lakh 50,000. Is everyone agreeing with this? सबको अमाउंट कैसे आया समझा क्या?
5,000 डिबेंचर कैसे निकाले मैंने? 25 लाख की टोटल नॉमिनल वैल्यू है, एक नॉमिनल वैल्यू कितनी है एक डिबेंचर की? 500 रुपए, तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 500 करो, 5,000 आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। और वो डिबेंचर हम 90% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो 500 का डिबेंचर हम 90% डिस्काउंट पे यानी 450 पे इशू कर रहे हैं। देख लो 500 इंटू 90%, 450 आ रहा है क्या? हाँ, नहीं तो एक काम करो, 25 लाख का डायरेक्टली 90% कर दो, इशू प्राइस मिल जाएगा आपको 22,50,000, ये लिखा मैंने। ओके फाइन। सेकेंड एंट्री क्या होगी? 14% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 14% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 22,50,000। और एक अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखूंगा मैं, 5,000 डिबेंचर्स इंटू कितने रुपए? 50 रुपए, 2,50,000 टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। 25 लाख के डिबेंचर इशू हो गए क्या? बोलो दोस्तों। चलो ए का एंट्री डन। तो 10,000 में से 5,000 डिबेंचर यहां पे इशू कर दिए, अब बचे कितने? 5। Some debentures were issued to a vendor for purchase of fixed asset worth rupees 10 लाख। तो बी में पहली एंट्री फिक्स एसेट खरीदने की, बोलो क्या एंट्री होगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। कैन यू सी द मिक्स्ड क्वेश्चंस हियर? 3 सिचुएशन मिक्स करके पूछे जा रहे हैं, मतलब छोड़ भी नहीं सकता मैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है तो इसको 2 मार्क, इसको 2 मार्क और इसको 1 मार्क मिलेगा। तो अगर आप ये वाली सिचुएशन नहीं करते हो तो आपके 2 मार्क चलेगा, ये टॉपिक करके भी। देखो सिंपल सी बात है, टॉपिक करना है तो पूरा करो, नहीं तो मत करो। उस टॉपिक में से आधी बातें करके कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ वर्स्ट के सिनारियो में ठीक है, बट अगर आपके पास समय है तो पूरा टॉपिक करने जाओ। और ये छोटे छोटे कंसेप्ट दिखने में लगता है कि डिफिकल्ट है, बट होते नहीं है, कितना आसान है देखो ना। ये फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 10 लाख, 10 लाख में खरीदा ना एसेट। टू वेंडर अकाउंट, हाउ मच? 10 लाख। देखा जाए तो 10 लाख रुपए देने थे, लेकिन हम कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर दे रहे हैं? 12.5 लाख, यानी कितने? 12,50,000 डिवाइडेड बाय 500, तो 2,500 डिबेंचर यहाँ पे इशू कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली 2,500 डिबेंचर इंटू 500 करते हो तो 12.5 लाख आना चाहिए, लेकिन हम 10 लाख के बदले 12.5 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी हम लोग डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। इज इट राइट और नॉट? तो लिखेंगे सेकेंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, इसको देने हैं 10 लाख। एक लाइन ब्लैंक छोड़ के लिखना, टू 14% डिबेंचर अकाउंट, 2,500 डिबेंचर्स इंटू 500 रुपए, हाउ मच? 12,50,000। तो दोस्तों ये 2.5 लाख का जो डेबिट कम पड़ रहा है वो क्या माने? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, 2.5 लाख रुपए। आर यू ऑल गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? डन। नेक्स्ट वन सी, $12.5 लाख के, देखो दोस्तों 10,000 डिबेंचर इशू करने थे, उसमें से 5,000 किसको इशू कर डाले? पब्लिक को कैश में, बराबर है ना? ए वाला सिचुएशन। 2,500 किसको इशू कर डाले? वेंडर को। एंड अब ये बचे हुए 2,500 का क्या करना है बता रहे हैं। वी हैव इशूड इट टू द बैंकर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब सच में कोई डिबेंचर इशू नहीं हुआ है, बस हमने प्रॉमिस करके रखा है कि ये 2,500 डिबेंचर हम आपको देंगे। कौन से केस में? अगर ये लोन का पैसा नहीं भरते हैं तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। ये लोन लेने का ट्रांजेक्शन, बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, सी में नंबर 1।
बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक लोन अकाउंट, हाउ मच? 10 लाख। सब लोग एग्री करते हो? फाइन। एंड रोमन 2, रोमन 2 टू द बैंकर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जो हमने डिबेंचर इशू करने हैं उसका क्या लिखेंगे? एक नोट लिखेंगे। रोमन 2 को लिखिए, नो एंट्री, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही लिखना है, नो एंट्री इज मेड in the books of accounts, no entry is made in the books, but fact should be disclosed, fact should be disclosed in notes to accounts below loan। ओके दोस्तों, बिलो लोन इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट। दोस्तों समझे? Fine. अब मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है? हैव यू अंडरस्टूड कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं? चलो अगला क्वेश्चन कौन सा पेंडिंग है बता दो। क्वेश्चन नंबर 18 आरटीपी का क्वेश्चन है, देखो। इज इट अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन? सो दिस विल बी योर होमवर्क। उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। कैन यू सी दिस वाज आस्क्ड इन एग्जाम, दिस वाज आस्क्ड इन एग्जाम। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और घर जाएंगे, चलेगा? चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। आप लोग सॉल्व करोगे, सिमिलर टाइप का है, नंबर्स अलग है बस।
चलो हो गया। एंट्रीज बताऊं? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाओगे, तो दो कंसेप्ट आपको करने हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सॉरी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलेटरल सिक्योरिटी वाला ये, ठीक है। तो पहली एंट्री बता रहा हूं, बैंक सॉरी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 13 लाख टू वेंडोर, लेटर ऑन वेंडोर अकाउंट डेबिट 13 लाख, डिस्काउंट डेबिट 2 लाख टू 12% डिबेंचर्स 15 लाख। ये ठीक है, ये सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट 30 लाख का 90% अमाउंट आपको मिला, 30 लाख का 90% आता है 27 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 27 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 27 लाख, लेटर ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 27 लाख, डिस्काउंट डेबिट 3 लाख टू 12% डिबेंचर्स 30 लाख। एंड लास्ट में बस लोन लेने की एंट्री करनी है। लोन कितने का लोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 14 लाख, एंड लेटर ऑन वो जो कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिबेंचर इशू करने वाले हम लोग, उसको बस बाय वे ऑफ नोट लिखा होगा आपने कि इसका कोई एंट्री नहीं करना है, इसको बस प्रेजेंट करना है नोट्स टू अकाउंट्स में। ओके, तो यहाँ पे रुक जाते हैं। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 3 यूनिट्स। अब बचते कौन से है? यूनिट 4 जो कि बोनस इशू है, मैं ये बाद में पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 5, क्योंकि यूनिट नंबर 5 पढ़ाते समय मैं बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस करता हूँ जो आपको पता होना जरूरी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट यूनिट नंबर 4। ओके, तो यूनिट 5 पहले खत्म करेंगे, फिर यूनिट 4, एंड यूनिट 6 इज वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो भी खत्म कर लेंगे जल्द से जल्द। अभी थोड़ा फास्ट जाएगा, अभी बस यूनिट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। ओके, आज मैं शुरू कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिसिंग है, प्लस ऑनलाइन भी नहीं देख रहे हैं, फेस्टिव मोड में है। ठीक है, रहने दो, नुकसान किसी का नहीं करना है। एक दिन 1 घंटे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल शुरू करते हैं, कल शार्प 1:30 बजे अपना क्लास शुरू होगा जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे। ओके, आप जा सकते हो, एंजॉय योर रक्षाबंधन। ओके, चलो बाय बाय।